लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बैलेंसिंग के बारे में। तो बैलेंसिंग बेसिकली होता क्या है, किसी भी इक्विपमेंट के अंदर अगर कुछ ऐसा हो, अनबैलेंस्ड हो, तो उसके कारण वाइब्रेशंस आती हैं उसके अंदर। वो जो इक्विपमेंट है, वो कार है या कोई भी पार्ट है किसी मशीन का, वो वाइब्रेट होने लगता है, जिसके कारण वो फेल भी हो सकता है। तो अगर आप उसकी वाइब्रेशंस को, उसके अनबैलेंसिंग पार्ट को रिड्यूस करना चाहें, उसको कम करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? आप उसको कम कर सकते हैं थ्रू बैलेंसिंग द पार्ट विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। उसी फोर्स को, उतनी ही फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आप लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था कि एक कोई शाफ्ट है, ये शाफ्ट की जो एक्सिस होती है जिसके अबाउट वो रोटेट करती है, तो जो एक्सिस है शाफ्ट की, उसके वन साइड एक अनबैलेंस्ड मास है। अनबैलेंस्ड मास के कारण क्या हो रहा है, अब वो बॉडी जो है वो टेंड कर रही है, टेंड टू बेंड या टेंड टू ब्रेक, वो ब्रेक होने की कोशिश कर रही है। तो अपन ने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सेम अमाउंट की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपने को लगानी पड़ेगी। अब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को लगाने के लिए जो आपका सिस्टम होता है, इसको कैसे आप सेटअप कर सकते हैं? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स कैसे लग सकती है, इसके ऊपर दो तरीके हैं फोर्स लगाने के। एक तो आप सिंपल उसके क्या कर सकते हो, जैसे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन लगानी है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इस तरफ आपका रेडियस r1 है, तो रेडियस r2 जरूरी नहीं है कि इसके बराबर हो, r1 r2 के बराबर हो, ये कंपलसरी नहीं है। r1 इज नॉट इक्वल टू r2 होगा तो भी आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? मास 1 है इसका m1, और इसको अपन ने बैलेंस करना है विद m2 मास। m2 मास के साथ अपन ने इसको बैलेंस करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है अपन ने लास्ट क्वेश्चन के अंदर फार्मूला बनाया था, m1 इज m1 r1, m1 इंटू r1 इज इक्वल टू m2 इंटू r2। m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। आप ऐसे करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मास और जब दोनों मास बराबर होने चाहिए। जो आपने लगाया, जितना अमाउंट जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, जो एरिया, जो ऐसा अमाउंट था जो आपको अनबैलेंस कर रहा था फोर्स को, तो बैलेंसिंग फोर्स उसके इक्विवेलेंट हो, बिल्कुल इक्वल हो जाए, जरूरी नहीं है। आपको फोर्सेस इक्वल करनी है, मास इक्वल हो ना हो, रेडियस के कारण उसको आप इक्वल कर सकते हैं। दैट मींस ध्यान दो, अगर आपका कोई अमाउंट है, मास जो है वो मान लो 5 है, 5 इंटू 5 किलोग्राम हो गया, इंटू रेडियस जो है वो 2 है, 2 मीटर्स। ये है अनबैलेंस्ड फोर्स। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब अपन ने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ध्यान दो, ये अनबैलेंस्ड फोर्स कितनी आ गई, 10 आ गई। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो रेडियस और एक मास। तो हो सकता है कि आप 1 रेडियस के ऊपर 10 मास लगा दो और आपकी फोर्सेस जो है वो इक्विवेलेंट आ जाए। मास तो कितना हो गया 10, और रेडियस कितनी हो गई 1। तो ये जरूरी नहीं है कि रेडियस से बराबर होनी चाहिए। आप उसको बैलेंस करने के लिए दोनों चीजें क्या है, m1 r1 वो इक्वल होना चाहिए m2 r2, टोटल फोर्स जो है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ये अपन ने पढ़ा था, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास विद सिंगल मास इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन के ऊपर सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस किया था अपन ने सिंगल मास से। अब क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा अलग आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास by two masses, by two masses rotating in
डिफरेंट प्लेन्स है यहाँ पे। प्लेन्स जो हैं वो अलग अलग हैं। क्वेश्चन क्या है, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। अब डिफरेंट प्लेन्स कैसे हो गए, एक प्लेन तो ये हो गया जिसके ऊपर ये मास लगा हुआ है, ऐसे आएंगे ना प्लेन्स, इस तरफ ऐसे बढ़ते जाएंगे। अगर सिंगल प्लेन होता तो इसी के सामने अपने को दूसरी फोर्स लगानी पड़ती। अगर डिफरेंट प्लेन्स हैं तो यहाँ पे अपन ने एक फोर्स लगाई और यहां पे अपन ने दूसरी फोर्स लगाई। रेडियस दोनों की अलग अलग हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस आप कितनी भी इसकी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो फोर्सेस है, दो अलग अलग मासेस है, या उसकी रेडियस उधर वाले की थोड़ी सी अपन रेडियस चेंज कर देते हैं, इसकी रेडियस थोड़ी सी कम कर देते हैं अपन। तो कुछ भी हो सकता है, आपके पास कैसे भी इक्वेशन आ सकती है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी टिपिकल क्वेश्चन आ गया कि आपने जो सिंगल मास है उसको अपोजिट डायरेक्शन में टू मासेस है, उनसे आपने उसको बैलेंस करना है, बताइए वो कैसे होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज जरूरी है कि आपको जितनी फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन लग रही हैं उतनी ही फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लगनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। मान लो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक L1 लेंथ दे रखी है, L1 ये दे रखा है आपको, यहां से ये दूसरे उसका जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है L2, और जो टोटल लेंथ दे रखी है यहां से इन दोनों के बीच में वो दे रखी है L। क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि इनके अंदर आप जो अपोजिट डायरेक्शन में मास है उसको कैसे निकालोगे कि कितनी फोर्सेस वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको चाहिए, वो कैसे निकालेंगे अपन। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान दो कि आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि M1 R1 कितना है। क्वेश्चन ये था कि फोर्सेस इन M1 डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन कितनी फोर्स है, मान लो F1 है, F1 वो किसके बराबर होनी चाहिए, ये M2 है, मास लगा लो इसको M1 का नाम दे दिया, इसको M2 का नाम दे दिया, ये इसको M रखा, ठीक है। ऊपर वाले को मैं नाम देता हूं M और नीचे वाले को M1 और M2। तो यहाँ पे फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू F और इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू F1 या टोटल फोर्सेस, ऐसे लिखते हैं, फोर्सेस F शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2। अगर आपके जो पूरा ये आपकी इक्वेशन है, जो पूरी शाफ्ट है उसको आपने बैलेंस करना है, तो फोर्सेस जितनी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उतनी ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे, तभी ये जाके आपकी शाफ्ट जो है बैलेंस्ड होगी। तो यहाँ पे जितनी फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उसको मैंने लिखा F से, और जितनी फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उसको लिखा F1 F2 से। तो यहाँ पे अगर F फोर्स निकालना हो उसको कैसे निकाला जा सकता है, अपन ने पढ़ा था M इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू उसकी रेडियस इंटू मास इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी उसका स्क्वायर। ऐसे ही F1 का निकालना हो तो M1 मास 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सब में सेम है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस R1, इसकी रेडियस को लिखता हूं मैं R1, इसकी रेडियस को लिखता हूं R2, इसकी रेडियस को लिखता हूं R। तो यहां पे क्या है, प्लस M2 ओमेगा स्क्वायर इंटू R2, ऐसे निकाल सकते थे आप, ठीक है। जिसमें से अगर यहां से कॉमन लेना चाहो तो क्या आ सकता है, ओमेगा स्क्वायर इसमें भी है, ओमेगा स्क्वायर इसमें भी है, तो इसको आप कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू M1 R1 प्लस M2 R2 ब्रैकेट 1। ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, इसको इधर लेके आएंगे तो कट कर देगा इसको ओमेगा स्क्वायर को, तो M इंटू R इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2। यहां से क्या फॉर्मूला बन गया आपका, M इंटू R इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, टोटल फोर्स निकाल सकते हो जितनी रिक्वायर्ड है M इंटू R के लिए।
अब क्वेश्चन दूसरा आता है कि लेंथ कैसे फाइंड आउट हो। इसी क्वेश्चन के अंदर ये तो पता चल गया, इक्वेशन 1 तो बन गई आपकी कि अगर आपको ये सब चीजें दे रखी हैं, अगर आपने टोटल फोर्स निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकते हैं आपा m1r1 प्लस m2r2 करके, कितनी अपोजिट फोर्स आपको चाहिए तो m1r1 प्लस m2r2 ऐसे निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन दूसरा क्या आएगा, लेंथ कैसे फाइंड आउट करें। इसको एक बार रफ कर देता हूं मैं। लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी पड़े, एक किसी भी एक पॉइंट के अबाउट अपन जो है इसकी मूवमेंट ले लेंगे, इसको Q नाम देता हूं मैं, Q, इसको P, ठीक है। टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट P, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट P, P पॉइंट के अबाउट अपन मोमेंट लेते हैं। तो कैसे आएगी इक्वेशन, P पॉइंट से सबसे पहले जितनी ऊपर की ओर फोर्सेस लग रही हैं और जितनी डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, P के अबाउट अपन फोर्सेस लेनी है। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ा होगा बीम्स वाला टॉपिक, उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने P पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स लेने हैं, फोर्सेस लेनी है, तो आपको सारी फोर्सेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करनी है, जो एंटी क्लॉकवाइज। मैंने P पॉइंट के ऊपर हाथ रख लिया, अब P पॉइंट मूव नहीं कर सकता, जस्ट इधर वाली जो लाइन है ये मूव कर सकती है ऊपर नीचे। तो इधर वाली लाइन के लिए मूवमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें इसको इफेक्ट कर रही हैं, सबसे पहले जो M फोर्स है वो इसको ऊपर की ओर लेके जाना चाहती है, जो ये वाली फोर्स है, ये कितनी है आपकी टोटल फोर्स, इसको कैसे निकाल सकते हैं। अगर टोटल फोर्स जो ऊपर की ओर जा रही है उसको कैसे निकाल सकते हैं, F C, उसको F से नाम देता हूं, F इंटू L2। लेंथ कितनी है, यहां से फोर्स F है जो ऊपर की ओर जा रही है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है L2। तो अगर इसके अबाउट आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहें, F इंटू L2 नाम से आप इसको लिखेंगे। L2 क्या है, लेंथ, जितनी दूरी तक है, और F जो है वो फोर्स है, इज इक्वल टू, अब ये जो फोर्स है ये बाकी सभी फोर्सेस के बराबर है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तभी ये शाफ्ट जो है वो बेंड नहीं होगी, अदरवाइज तो ये बेंड हो जाती। लेंथ निकालनी है अपन, दोनों के बीच में कितनी लेंथ रखें, तो कैसे निकालेंगे, L2 यहां से आ गया, और इन अपोजिट डायरेक्शन कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, F1 इंटू F1 कौन सी है, ये वाली, इंटू लेंथ L, L लेंथ कितनी है जो आपकी ये वाली है, F1 इंटू लेंथ L तक, यहां तक आप कैसे निकाल सकते हो, ये वाली फोर्स आ गई है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, फोर्स F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू के अंदर आप क्या पुट कर सकते हो, फोर्स F को कैसे निकाला था अपन ने, F इज इक्वल टू M मास इंटू रेडियस R इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये है F फोर्स। ऐसे ही F1 फोर्स कितनी है, F1 फोर्स इसके अंदर अपने को यूज में आएगी, F1 फोर्स कितनी है, M1 इंटू R1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पे M1 R1 आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे मास इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू लेंथ 2 इज इक्वल टू M1 इंटू R1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू लेंथ L, ठीक है। तो अब अगर मैं ओमेगा स्क्वायर इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कट जाएगा आपस में, ठीक है। अब और क्या चीजें रहेगी, M1 R1 रह गया, तो अगर मैं इसको इसकी रेशो में लेके आऊं तो M इंटू R कितना होगा, या M1 R1 कितना होगा, इसको इधर ही रखते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, M1 R1 इज इक्वल टू, इसको यही रखा, इसको उसके इधर ले गया मैं, ठीक है। M1 R1 लेंथ इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, इज इक्वल टू M इंटू R सेम टू सेम इंटू लेंथ 2 सेम टू सेम डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। यहां से क्या क्लियर हुआ कि अगर आपने मास किसी चीज का निकालना है, ये वाला मास फाइंड आउट करना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला रहेगा, M इंटू R इंटू लेंथ 2, जितनी दूरी इसकी है यहां से, जो
मास आपका ओरिजिनल में है। ध्यान दो, फिर से इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां से कैसे फाइंड आउट करना है, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर क्या कहा कि ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर क्या लग रहा है, यहां पे एक फोर्स लग रही है, इस फोर्स को अनबैलेंस है ये फोर्स, इसको आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। इसकी दूरी जो है बताओ कि कितनी दूरी पर ये आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वेट यूज करोगे, कितनी दूरी पर आप फोर्सेस लगाओगे। तो अगर आपने दो फोर्सेस लगानी है, सबसे पहले आप कौन सी फाइंड आउट करोगे, मान लो ये वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है। दोनों फोर्सेस एक साथ फाइंड आउट हो जाएंगी आपकी, कैसे होंगी, आपने क्या करना है, एक मास फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये वाला मास कैसे आएगा, m1r1 m1r1 m2r2 जो अपन ने पहले फार्मूले से निकाले थे वैसे निकलेंगे। मास जब फाइंड आउट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, m1r1 को इज इक्वल टू m इंटू r इंटू लेंथ 2 डिवाइडेड बाय लेंथ 1। इस फार्मूले से आपको लेंथ 2 भी मिल जाएगी। लेंथ 2 कौन सी थी, यहां से लेकर इस जो पहली फोर्स है उस तक की दूरी L2, ये वाली जो थी वो अनबैलेंस्ड फोर्स थी, इससे आपको लेंथ 2 मिल गई ये वाली, और इस लेंथ से आपको क्या मिल जाएगा, इसमें L ऐड कर देना, L लेंथ ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोजीशन ऑफ सेकंड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस जब इस शाफ्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी तो शाफ्ट को बैलेंस कर लेंगी। अब शाफ्ट जो है आपकी वो बेंड नहीं होगी, वो जो है स्टेबल हो जाएगी। ऐसे आप इसको स्टेबल कर सकते हैं। ये है फार्मूला। अगर आपका शाफ्ट ऐसे ही अगर दूसरी फोर्स निकालनी हो तो m2r2 कितना आएगा, इसी वे में सेम टू सेम m2r2 इज इक्वल टू m इंटू r इंटू, अब यहाँ पे ये क्या आएगा, लेंथ इस तरफ वाली आ जाएगी बस, और कोई चेंज नहीं है, ये वाली लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे जब आप इसको निकाल रहे थे तो लेंथ 2 आ गया था, इस तरफ निकालेंगे तो L1 डिवाइडेड बाय L, ऐसे निकाल सकते हो आप लेंथ 1, ठीक है। ऐसे आपके सारी चीजें फाइंड आउट हो जाएगी। अगर तो आपको ध्यान दो, अगर आपने MR आपको दे रखा होगा पेपर में कि कितना मास जो है अनबैलेंस्ड है, दूसरी चीज आपने निकालनी होगी m2r2, ये आप उस फार्मूला से निकाल सकते हो, m इंटू r इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2, ऐसे निकाल सकते हो। या तो आपको ऐसे फार्मूला लगा के m2r2 निकालना पड़ेगा, या आपको m2r2 भी दे रखा होगा, आपको जस्ट पूछेगा कि कितनी दूरी पर लगेगा, कितनी दूरी पर लगेगा तो आप इस फार्मूला से निकाल लोगे। टोटल लेंथ जो नीचे वाली है वो भी फाइंड आउट हो जाएगी, और L1 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इससे, ठीक है। ये बन जाएगा आपका फार्मूला फॉर मास इन टू अपोजिट डायरेक्शन इन टू प्लेन्स। अगर टू डिफरेंट प्लेन्स हैं तो दो अलग अलग मासेस हैं और वो दोनों अलग अलग प्लेन्स के ऊपर लग रहे हैं, तो आप इस फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। ये हो गई सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है, जो मास है वो एक डायरेक्शन में आपका क्या है, कई बार जो मास होता है वो वन डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है और उसको बैलेंस किया जाता है। ध्यान दो, जैसे ये वाला आपका अनबैलेंस्ड मास था, ठीक है, इस मास को बैलेंस करना है, लेकिन शाफ्ट जो है वो ऐसे है, उसकी कंडीशन है कि आप क्या नहीं कर सकते, आप इसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं लगा सकते और इससे इस तरफ भी कोई फोर्स नहीं लगा सकते। आप ना तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा सकते हैं, ना ही आप इससे इस तरफ कोई फोर्स लगा सकते हैं। आप एक ही साइड फोर्सेस लगा सकते हैं, वो है ये वाली साइड। तो अब क्या होगा, जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे बहुत ज्यादा इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये और ज्यादा अनबैलेंस्ड हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपने फोर्स लगा दी तो ये और ज्यादा अनबैलेंस्ड हो जाएगी। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अगर आपने इस शाफ्ट को ध्यान दो, अब इसके ऊपर, इस शाफ्ट के ऊपर क्या हो रहा है, एक फोर्स तो इसको यहां से ऐसे खींचना चाहती है, दूसरी फोर्स यहां से ऐसे, तो ये तो अनबैलेंस्ड होगी, ठीक है, और भी ज्यादा अनबैलेंस्ड होगी ये। तो यहाँ पे इतनी शाफ्ट के ऊपर इतनी ज्यादा फोर्सेस लगेगी कि ये इसको ब्रेक कर देंगी। तो ये
तो कंडीशन होगी फेल, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इसको बैलेंस करना है, कैसे कर सकते हैं आप ध्यान दो। अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि आपको इस शाफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाने की अनुमति नहीं है, ना ही आप इससे इस तरफ फोर्स लगा सकते हो, इसको बैलेंस करने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक और अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी होगी। इसको और ज्यादा अनबैलेंस करने के लिए फिर दोनों को आप सेंटर में हैवी फोर्स लगा के बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी ये वाली फोर्स जो है, सॉरी इसको आप डॉटेड बनाते हैं, ये डॉटेड बनाने का मतलब है ये बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल मास था जिसको अपन ने बैलेंस करना था। When the plane of distributing masses lies on the one end of the plane of the balancing masses, और जब एक ही साइड में हो, जो बैलेंसिंग मासेस है वो एक ही साइड में लाई करें जो अनबैलेंस्ड मास का प्लेन है। When the plane of balancing forces is lies in one direction of the plane of unbalanced force, अनबैलेंस्ड फोर्स का प्लेन ये वाला है, उसके एक डायरेक्शन में जब लाई करें बैलेंसिंग फोर्सेस, तो उस कंडीशन में आपका क्या बनेगा सिस्टम, ये वाला बनेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, बस एक ही चेंज है, जो फोर्स F, इसको मैं लिखता हूं F से, इसको मैं नीचे वाली फोर्सेस को अपन लिखते हैं M1 से, M1, और इसको अपन लिखते हैं M2 से। ये आ गया R2, ये आ गया R1 और ये आ गया R। देन फोर्स F, इसका मास हो जाएगा M, इसका मास हो जाएगा यहाँ पे फोर्स, सॉरी F1 आ जाएगी फोर्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी जो फोर्सेज आएंगी वो F1, सारी फोर्सेज F, और सारी फोर्सेज इस कंडीशन में कितनी होंगी, F2। ठीक है, अगर इस कंडीशन को फॉलो करें तो ये कैसे बनेगा, देन F इंटू जहाँ F फोर्सेज जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, F प्लस F2। F2 कौन सी, वो वाली, should be equal to F1। मैंने क्या कर दिया, F अनबैलेंस्ड फोर्स थी, अनबैलेंस्ड फोर्स कितनी थी आपकी, F, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा दी F2, और उन दोनों के बराबर बैलेंसिंग फोर्स लगा दी F1। इसको पहले पूरे तरीके से अनबैलेंस कर दिया शाफ्ट को, और उन दोनों के सेंटर में मैंने फोर्स लगा दी F1। अब क्या हो गया, शाफ्ट के ऊपर कोई वन साइडेड फोर्स नहीं लग रही, इसको ऐसे ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रही। ठीक है, जैसे मैंने इस मार्कर के ऊपर, अगर मैं इस मार्कर के ऊपर यहाँ पे इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको ऊपर खींच लूँ तो ये अनबैलेंस्ड हो गया ना, नहीं टिकेगा ये। अगर मैं इसके दो तरफ तो फोर्स लगा रहा हूँ इसको नीचे लाने के लिए, नीचे की ओर इसको खींच रहा हूँ, और एक सेंटर से ऊपर की ओर, अब ये क्या हो गया, पूरे तरीके से बैलेंस्ड हो गया। अब ये ऊपर नीचे नहीं जा रही है, शाफ्ट जो है वो पूरे तरीके से स्टेबल हो गई है। ऐसे ही अब मैंने दो जगह से तो इसको ऊपर की ओर खींच लिया और एक जगह से नीचे की ओर, नीचे वाली फोर्स ज्यादा लगा दी, ऊपर वाली दोनों फोर्सेस के बराबर, तो जो शाफ्ट थी वो अपने आप ही बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं आप, इसके लिए ये वाला फार्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, फिर से वही m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू F1 फोर्स है तो m1 इंटू r1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस के अंदर है, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में m इंटू r प्लस m2 इंटू r2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या रहेगा, m1 इंटू r1। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर था इस तरफ, सॉरी ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पे इक्वेशन क्या बन गई आपकी, m इंटू r प्लस m2 इंटू r2 इज इक्वल टू m1 r1। ठीक है, m1 r1 या टोटल mr निकालना हो तो m इंटू r इज इक्वल टू m1 इंटू r1, ये उधर जाएगा और माइनस
इसका हो जाएगा माइनस m2 इंटू r2। ऐसे आप टोटल फोर्स निकाल सकते हो कि कितना आपको जो बैलेंसिंग मास है वो चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन वही सेम आता है कि लेंथ अगर निकालनी पड़े इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर अगर लेंथ निकालनी पड़े कि कितनी दूरी पर जो फर्स्ट फोर्स लगानी है और कितनी दूरी पर वो सेकंड फोर्स लगानी है, वो कैसे निकालेंगे आप, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इस लेक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। अब इसके अंदर वही लेंथ ही निकालनी है आपने कि लेंथ कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में लेंथ और नीचे वाली जो फोर्सेस हैं उसके बीच में, यहां से ये लेंथ ऐसे आएगी, टोटल आएगा, दोनों के बीच में जो फोर्स आएगी उसको अपन लिखेंगे L2। अपन इस बॉडी से लेते हैं ना बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग इसको बैलेंस करना है, इससे दूरी जो होगी उसको अपन यहां तक इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाली जो टोटल है ये L2 तक है तो इसको लिखेंगे L2, और यहां से लेकर ये वाली जो आपस में दोनों के बीच में दूरी होती है, बैलेंसिंग दोनों मासेस के बीच में जो दूरी होती है उसको लिखते हैं L से, तो इसको लिखेंगे L से, और इससे लेके जो फर्स्ट वाले के बीच में दूरी होती है उसको लिखते हैं आप L1। बैलेंसिंग मास से जो सेकंड बैलेंसिंग मास है उस तक की दूरी कितनी होती है, L2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। बैलेंसिंग मास से, बैलेंसिंग मास से जो फर्स्ट वाले की दूरी होती है उसको किससे लिखते हैं, 1 से, L1 M1, और इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग मासेस, दोनों बैलेंसिंग मासेस हैं M1 M2, इन दोनों के बीच में दूरी को किससे लिखते हैं, L से, तो यहाँ पे L लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन यही करेंगे कि अगर आपको L1 L2 निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, अपन मूवमेंट करेंगे फ्रॉम वन साइड, किसी भी एक साइड के अंदर, अपन इसको नाम दे देते हैं फिर से PQ। ठीक है, PQ के अंदर अपन ने क्या निकालना है, वही सेम फोर्सेस जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अपन मोमेंट अबाउट P करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।